बेटा बात है नहीं, क्वेश्चन लिखिए। If ratio of seventh term from beginning and seventh term from the end in expansion of बोर्ड के ऊपर नीचे आ रहा है, दिखने क्या in expansion of this. n की वैल्यू बतानी है अगर रेशियो जो है सेवंथ टर्म का, शुरुआत से सेवंथ टर्म देखी जाए, लास्ट से सेवंथ टर्म देखी जाए, उनका रेशियो अगर 1/6 हो तो n की वैल्यू बताओ। कितनों का सोल्व हो गया बेटा? ओके, 1 2 3। ओके भाई, स्टार्टिंग से सेवंथ टर्म चाहिए अगर, सेवंथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, बेटा बात है नहीं, तो एक कम लिखना होता है ना ऐसे, NC6। पहले वाले की पावर कितनी? n-6। और भैया दूसरे वाले की पावर कितनी?
6। अरे ऐसे लिखते हो ना। अच्छा अगर मैं बात करूं सेवंथ टर्म फ्रॉम लास्ट इन दिस इक्वल टू, बेटा बात है नहीं, सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन दिस। आप समझ रहे होंगे मैंने जो है बेटा आपस में बदल दिया एक्स और वाई को। तो लास्ट से सेवंथ टर्म का मतलब इसमें शुरुआत से सेवंथ टर्म हो गई है। और इसकी शुरुआत से सेवंथ टर्म क्या है, NC6 पहले वाले की पावर n-6 और बेटा दूसरे वाले की पावर 6। इसने बोला इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है बेटा 1/6। तो इनको दोनों को डिवाइड कर लो। बेटा बात है नहीं, ये जो रेशियो है ये कितना दे रखा भैया 1/6। अरे दिख रहा है ये 2 की टोटल पावर कितनी हो गई, कुछ पावर यहां है कुछ पावर ये नीचे में है। तो ये हो गया 2 की पावर n/3 -2 -2, नीचे वाली ये पावर ऊपर गई तो ऐसी 3 की पावर हो गई बेटा -2 प्लस n/3 और कितना हो गया भैया +2 नहीं -2। इधर कितना हो गया 6 को अगर ब्रेक कर दिया ना तो ऐसे बन रहा है। तो कंपेयर करेंगे ना जब दोनों साइड तो भैया इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ऐसे पावर को कंपेयर किया तो n इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है कोई दिक्कत हो तो बता दो। लिख लिया। फाइंड वैल्यू ऑफ R। यहां यार कोफिशिएंट लिख लो आप, है ना, कोफिशिएंट ऑफ दिस 4R प्लस फिफ्थ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 2R प्लस 1 नंबर की टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल है। तो R की वैल्यू बतानी है।
हो गया। आर की वैल्यू 2 आ रही है। 2 है आर की वैल्यू। देख लेते हैं बेटा। एक बात बताओ, 4r प्लस फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? बेटा 4r प्लस फिफ्थ टर्म में कोफिशिएंट हो गया 10c 4r प्लस 5, है ना? हाँ एक कम होगा। अच्छा मैंने कम नहीं किया क्या? ये हो गया है ना बेटा। अच्छा अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 10c 2r, एक कम होकर, है ना? समझ रहे हैं आप बात को? इन दोनों को इक्वल बोला है क्या? आपको ध्यान आ रहा होगा कुछ अब? NCX इक्वल टू NCY है तो या तो X इक्वल टू Y होगा या फिर दोनों का सम N के इक्वल होगा। मतलब भाई या तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए और या फिर ये इनका जो सम है वो बेटा ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए, इसके 10 के। यहां से आगे अपने पास R इक्वल टू 1 और बेटा यहां से क्या आ गया? R इक्वल टू कितना आ रहा है? -2। बेटा अब एक बात पे ध्यान दो, ये जो लिखे हुए थे ना हमारे NCR, इनमें कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं वो तो देख लें। इनकी किस वैल्यू पे आपको पता है ना, ये 10 और 4r प्लस r और 2r सब क्या होने चाहिए थे? 0 है, 0 से बड़ा इंटीजर। बेटा r को 1 पुट कर रहे हो तो क्या बन रहा है? 4 प्लस 4 8, तो 10c8 वैलिड है। यहां r को 1 पुट कर रहे हैं 10c2 वैलिड है, तो ये आंसर तो सही है। इसको देखिए r को -2 पुट किया तो 10c कितना हो जाएगा? -4। 10c -4 क्या ये वैलिड है? इसका मतलब इसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें ये 10c -4 बना देगा ना वहां पुट होके। तो आंसर क्या हो गया भैया? r इक्वल टू 1 हो गया। हाँ बताइए। नहीं मैंने कोफिशिएंट को इक्वल किया है एक्चुअली। इसमें 1 प्लस एक्स था ना, और कुछ आ ही नहीं रहा इसमें। अगर थोड़ा बहुत कुछ और लिखा होता ना 2 3 4 कुछ और लिखा होता उसमें एक्सप्रेशन में, तो वो कोफिशिएंट सिस्टमैटिक लिखता। बेटा बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट यहां सेम था इस वाले केस में। सही है, चलें आगे। ये लिख रहे हैं अभी, चलो लिखो। सर आर की वैल्यू जरूरी नहीं है कि नेगेटिव 0 या 0 से बड़ी हो, मतलब अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है तो साइड आर तो बेटा कुछ भी चलेगा, बस जो यहाँ लिखे हुए हैं ना वो NCR वो सब सही होने चाहिए उसमें। और सर ऊपर वाले की वजह से उसके अंदर आ रहा है, दूसरे वाले में नहीं कर रहा, वो भी होना है। कहाँ टर्म्स के अंदर आ? हाँ नहीं वो तो खुद ही अच्छे हो जाएंगे अगर आपके NCR सही है तो। नियम क्या है उसमें ना पुट करके उसमें कर रहे हैं, उसमें नहीं करेगा तो भी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? मतलब NCR के N और R सही होने चाहिए, है ना, पुट करने के बाद। कहीं आपसे बोले कि 2R नंबर का टर्म, तो भैया 2R बढ़िया होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि 3.5वें नंबर का टर्म, समझ रहे हैं? मतलब वो इंटीजर होना चाहिए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, बेटा बात है नहीं, ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्स साइन अल्फा प्लस 1/x cos अल्फा की पावर 10 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। एक्स साइन अल्फा प्लस 1/x cos अल्फा की पावर 10 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। पावर में 10 है बेटा। देख लेते हैं बेटा। इसने बोला बेटा सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है, इसने ग्रेटेस्ट वैल्यू भी मांगी है उसकी। इसने बोला कि जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ। तो पहले तो पता करना होगा कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, फिर उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू देंगे। तो मैंने मान लिया कि भैया वो कोई भी r+1 नंबर का जो टर्म है वो है बेटा 10CR x साइन अल्फा की पावर 10 - r इंटू 1/x इंटू कोस अल्फा की पावर r। कोई दिक्कत है इसमें? और देखिए x की पावर 10 - 2r कुछ ऐसा हो रहा है यार, है ना। जनरल टर्म ऐसे लिखी जा रही है। हमें क्या चाहिए? x की पावर 0 की बात कर रहे हैं क्या हम इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब? तो जो x की पावर है ना बेटा उसको 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए। मतलब हम ये बात करना चाह रहे हैं दिस इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू क्या आ गया 5। सही है। r इक्वल टू बेटा अगर 5 आ गया है तो r इक्वल टू 5 यहां पुट कर दो, तो ये हो गया t6 इक्वल टू 10c5 इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा की पावर 5। भैया बात है नहीं, इसने आगे क्या बेटा, ये तो टर्म आ गई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू मांगी है। अगर इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? इतना तो हमें पता है यार ट्रिग्नोमेट्री से, भाई साइन इंटू कोस है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो साइन टू थीटा बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऐसे आ गया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, जिसे हमने लिख लिया साइन 2 अल्फा। भैया अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो भैया साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि समथिंग इनटू साइन है, साइन की मैक्सिमम रखोगे तो ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगी।
तो साइन की मैक्सिमम रख दी तो कितना आ गया, T6 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई भैया 10c5/32। वैल्यू चाहे तो वैल्यू निकाल लेना 10c5 की, जैसा आपका मन हो। सर यहाँ से आ रही है 63/8। अच्छा हमें पूरे की चाहिए थी, मतलब पूरी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू, हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की चाहिए थी, तो मतलब हमें 10c5 into sin 2 alpha by 2 की पावर 5 की ग्रेटेस्ट चाहिए थी पूरे की। अगर हम sin 2 alpha को 0 रखते तो सर, अरे यार सॉरी, और कोई अच्छी बात है, कम से कम दिमाग तो लगा रहे हैं। आधे लोगों ने तो दिमाग को जो स्विच ऑफ करके साइड में रखा हुआ है ना। लिख लिया ये बेटा, क्या डेट पे जाते हो कैसे, मतलब इस टाइम हो जाना है? अच्छा, किसके घर? ठीक, तो ये लिख लिया हो तो चलें आगे। रिकॉर्डिंग भी चल रही है क्या? देखो भैया, क्वेश्चन लिखो। बोल के बताना है कुछ। सेकंड लाइन है फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। किसी ने को ले जाओ इस बोर्ड को उतार के। हैं? तभी स्क्रीन लगेगी, तब हम बोर्ड वापस करेंगे। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स कैसे आता है यार? तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी यार। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। हाँ सर कोई नया कंसेप्ट? हाँ, करेंगे। सुन लो अब, किसी को समझ में आ रहा हो तो मुझे बता दो। हाँ नहीं नहीं, आप गलत समझ गए। ठीक है बेटा, वो तो मान लो मैं यहाँ x में 2x कर दूं तो इसलिए एक जनरल बात समझा दी है ना बेटा। हाँ कि मतलब जनरल बात समझा देता हूँ मैं कि जब सम ऑफ कोफिशिएंट बोले तो क्या करना है, जनरल बात। कोई भी दुनिया भर का एक्सपेंशन हो, जैसे मान लीजिए मैं अगली स्लाइड पे कुछ करता हूं, वापस आ जाऊंगा इस पे। अगर मैंने लिखा कुछ ऐसा, अच्छा अगर मैंने लिखा कुछ ऐसा तो एक्सपेंशन क्या हुआ भैया? कुछ ऐसे।
अरे भैया क्या हुआ, मैं मुझसे बोला गया अगर के सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, ध्यान से सुनो भैया, मुझसे बोला गया सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, मतलब मुझसे ये बोला गया है ना, एक कोफिशिएंट तो ये है, एक कोफिशिएंट तो ये है, एक कोफिशिएंट भैया ये है, एक कोफिशिएंट ये है, इन सब का सम पूछा गया है ना, इसका मतलब सही है नहीं, सारी टर्म्स के कोफिशिएंट का सम पूछा गया है। यार कुछ ऐसा करें कि वही यही बचे रह जाए सिर्फ कोफिशिएंट, पुट वेरिएबल इक्वल टू 1, तो क्या आ रहा है, हैं? क्या बच गया, अब तो वही बच गया जो चाहिए था, देखो ध्यान से, सिर्फ कोफिशिएंट का सम बच गया नहीं राइट साइड में, कोफिशिएंट का सम ही तो चाहिए था। अच्छा दोनों, लेकिन दोनों तरफ वैल्यू रखनी पड़ती है ना, ये तो 5 की पावर 5 हो गया, तो कोफिशिएंट ये रहे, इन सब का सम कितना आ गया, 5 की पावर 5। दुनिया भर का कोई भी एक्सपेंशन हो, आपसे बोला जाए कोफिशिएंट का सम बताओ, आप सीधे क्या कर दो, वेरिएबल इक्वल टू 1 पुट कर दो, सबको 1 पुट कर दो, एक्स वाई जेड तीन भी हो तो तीनों को 1 पुट कर दो, वेरिएबल इक्वल टू 1 पुट कर दो, सही है भैया। अभी बात को सुन लो, और क्या 0 पुट करना है क्या, अच्छा अच्छा होता है नींद में ऐसा, तो सुन लो भैया सुन लो, अगर कोफिशिएंट का सम चाहिए तो सीधे वेरिएबल इक्वल टू 1 पुट कर दो, कई बार होता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम चाहिए, है ना बेटा, इनमें बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 5C0, 5C1, 5C2, 5C5, तो इनका सम देखते हैं कैसे आ पाएगा। यार एक बात बताओ, जैसे पावर 5 है? अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 5 करता तो कैसे आता, 5C0 एक्स की पावर 0, 5C1 एक्स की पावर 1, 5C2 एक्स की पावर 2, ऐसे चलता जाता 5C5 एक्स की पावर 5, और अगर इस टाइम एक्स को 1 पुट करवा दूं तो क्या बच रहा है, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, आपको ये दिख रहा है कि इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को पकड़ के उनका सम लिखना पड़े, तो क्या है वो 2 की पावर 5 है, क्यों है 2 की पावर 5, क्योंकि 5 था पावर में, कृपया ध्यान दें, यहां से बस मैं आपको ये वैल्यू दिखाना चाह रहा था, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, दुनिया भर का कोई भी एक्सपेंशन हो, सम ऑफ कोफिशिएंट बोले तो वेरिएबल इक्वल टू 1 पुट कर दो, और अगर सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट मांगे तो बस 2 की पावर n कर दो जो पावर में, जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस 3x की पावर 20, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 20, बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब है भाई 20C0 20C1 इनकी बात कर रहा है ये, तो ये फिक्स होता है, बस जितनी पावर हो ना 2 की पावर उतनी लगा दो, लेकिन ध्यान रखना बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम मांगे तो, अगर कोफिशिएंट का सम मांगे तो इसी में अगर कोफिशिएंट का सम मांगे, हाँ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू, बस क्या करोगे पुट वेरिएबल इक्वल टू 1, वेरिएबल को 1 पुट करोगे तो 5 की पावर 20 आ गया, तो सम ऑफ कोफिशिएंट मांगे तो वेरिएबल को 1 पुट करो, और अगर बेटा बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम मांगे तो 2 की पावर बस अपनी पावर लगा दो ऊपर लाके, खत्म 2 पे, इस वाली बात को लिख लो आपसे, बेटा इसकी जरूरत है नहीं कुछ खास, है ना, हमारे पास ये 2 स्टार मार्क करके 2 बातें लिख लो बस, एक सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट और सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है।
ऑफ 2 + 3x की पावर 20, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x की पावर 20। दिख नहीं रहा क्या? बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो तभी आएंगे ना जब एक जगह 1 हो और दूसरी जगह कोई वेरिएबल, मतलब एक जगह 1 ही। उस टाइम तो बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो हर किसी में आएंगे ना। लिख लिया? अब वापस उस पे चले। देखो अब इसने क्या बोला है? सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं की, सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट। तो कैसे आएंगे सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट? जितने वेरिएबल है उन सबको वन पुट कर दो। तो भैया ये आ गया सम ऑफ ऑल दी कोफिशिएंट्स। कैसे आता है? पुट कर देते हैं हम वेरिएबल इक्वल टू 1। जब वेरिएबल 1 पुट हुआ बेटा तो कितना हो गया? 1 + 1 की पावर n, मतलब 2 की पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? और देखिए अब ठीक है, इसको किसके इक्वल करना है? 4096। ये 4096 कितना होता है? 2 की पावर 12। तो n इक्वल टू क्या हो गया कंपेयर करा के? 12। फिर इसने क्या बोला था? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट किसका होता है? बीच वाले का, है ना बेटा, बीच वाले टर्म का। n अगर 12 है, पावर 12 है, तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 13। तो मिडिल टर्म कौन सी? 7th टर्म। और यही क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म ही क्या होती है? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट वाली टर्म। तो वही पूछा था ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो मतलब 7th टर्म का कोफिशिएंट बताना है। तो क्या हो गया बेटा? ट्वेल्व सी 6 हो गया। 7th टर्म है ना वो, बी मिडल टर्म, तो क्या हो गया? वो 6 आ जाएगा आर की जगह पे, NC6। बेटा बातें नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चले। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
क्या हो गया भाई? मल्टीपल करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड? क्या हो गया भाई? अच्छा अच्छा, आप डी वाला करोगे पहले? बेटा वो थोड़ा हाई लेवल है, मतलब एडवांस से थोड़ा ऊपर आता है, तो मुझे आता नहीं है, और मैथ मेरा वैसे ही कमजोर है ना? और इसमें इंग्लिश और मिली हुई है। अच्छा अच्छा, टोटल 21 तो टर्म है, और अगर ए और सी में से एक भी सही हो गया तो दोनों को सही होना पड़ेगा। तो टोटल 21 है, तो अगर 19 इरेशनल होगा नहीं तो दो को इरेशनल होना पड़ेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि किस्मत इतनी खराब हो गई 19 और 2 ना हो। है क्या भैया? है सी और डी होगा? अच्छा, बी करेक्ट है, और अच्छा, मुझे लग रहा है वो गलत है। कौन है गलत वाला? अच्छा, पहले पता में क्या करना चाहिए? पहले जनरल टर्म लिखनी चाहिए, या तो जैसे एक्स की पावर खोजा करते थे, जनरल टर्म लिख लेते थे टी आर प्लस 1, उसमें एक्स की पावर आर की टर्म में आती थी, फिर हमें एक्स की पावर 2 चाहिए तो 2 से कंपेयर करते थे। ऐसे आप जनरल टर्म लिखो, और एक बात बताओ, जनरल टर्म लिखने के बाद आर की टर्म में आएंगी वो, जैसे 4 की पावर 1/3 की पावर 20 माइनस आर, 1/6 की पावर 1/4 की पावर आर। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रैशनल, तो आर की वो वैल्यू उनमें से ढूंढनी होंगी, वहां पे वो वैल्यू पुट करा के देखनी होंगी जिन पर वो रैशनल बन रहा हो। रैशनल कब बनेगा? जब पावर में 1/9 ना हो। ये 1/4 है ना, 1/4 और 1/3, तो इन पर अगर पावर ऐसी लग जाए जो 3 और 4 के मल्टीपल हो, तो 1/3 कट जाएगा और 1/4 भी कट जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी? पावर क्या हो जाएगी? इंटीजर हो जाएगी पावर। अच्छा, चलो देखते हैं। अरे सुन लो भैया, भाई सुन लो सुन लो सुन लो, झगड़ा मत करो अभी। मैंने जनरल टर्म लिखा, क्या हो गया ये? क्या बेटा? चारों सही है? अच्छा,
बेटा कितनी बार बोला पी के मत आया करो, मतलब पानी कॉफी कुछ मतलब। तो अच्छा आर की वैल्यू कहां से कहां जा सकती है 10 CR में 20 CR में? अच्छा 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 ऐसे मतलब ऐसे आर कैन बी 1 2 3 4 ऐसे 0 भी हो सकती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर मुझे ये टर्म रैशनल चाहिए तो बेटा ये क्या होना चाहिए, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए ताकि ऐसे 1/3 से कट जाए। भैया 4 की पावर 1/3 जब 1 समथिंग पावर होता है वही तो इरेशनल होता है। तो ये तो क्या होना चाहिए 20 माइनस आर तो क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। वेरी गुड। और बेटा ये क्या होना चाहिए आर मल्टीपल ऑफ 4 ताकि 1/4 कट जाए उससे। क्या हो गया आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा आर की वैल्यू 0 से 20 तक चलेगी है? एक बात बताओ ये आर मल्टीपल ऑफ 4 हुआ तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं आर की? पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर है भाई इनमें 0 से 20 में कौन कौन है 4 का मल्टीपल? 0 4 8 12 और 16 20। ये सिर्फ आर मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें और क्या देखना है 20 माइनस आर क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। इनको चेक करके देखें सारी वैल्यू को। बेटा 20 माइनस आर को भी चेक कर लेते हैं। चलो 20 माइनस आर अगर आर 0 है ना तो 20 माइनस आर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, कैंसिल हो गया। 4 रखा आर को इसमें 16 आ गया नहीं है। 8 रखा 12 हाँ 20 माइनस आर की वैल्यू हो गई 12 मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब ये सेटिस्फाई हो गया क्योंकि आर की 8 वैल्यू के लिए आर 4 का मल्टीपल है और 20 माइनस आर 3 का मल्टीपल है मतलब ये करेक्ट हो गया वाला कॉम्बिनेशन। अगर आर 12 लिया तो ये 20 माइनस आर कितना हो गया 8 तो बेटा नहीं चलेगा 8 मल्टीपल नहीं है 3 का मल्टीपल चाहिए था। ये 16 रखा तो ये 4 आ गया नहीं भैया 20 माइनस आर इस केस में 3 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा। और 20 रखा तो 20 माइनस 20 0 हाँ ये मल्टीपल हो जाएगा इसका। तो ये दो करेक्ट कॉम्बिनेशन है जिन पर आर 4 का मल्टीपल है और 20 माइनस आर 3 का मल्टीपल है। सही है। तो मतलब आर की दो पॉसिबल वैल्यू आई। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इक्वल टू क्या क्या भैया 8 एंड 20। ठीक है। तो जब आर 8 है और 20 है तो जब आर 8 है तो बेटा कौन कौन सी टर्म है ये आर 8 का मतलब 9th टर्म और आर 20 का मतलब क्या बेटा 21 नंबर का टर्म है ना। एक ज्यादा होता है ना आर एक कम होता है टर्म नंबर एक ज्यादा होता है। तो मतलब T9 और T21 क्या है बेटा रैशनल है क्योंकि इनको जब पुट कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जा रहे हैं 3 और 4 के मल्टीपल मतलब पावर क्या हो जा रही है इंटीजर पावर हो जा रही है। तो भैया ये हो गई हमारी रैशनल टर्म। तो 9th टर्म और 21 नंबर की टर्म जो है रैशनल है मतलब दो टर्म हमारी रैशनल है। टोटल कितनी टर्म्स थी 21 20 पावर थी तो 21 टर्म 2 रैशनल तो 19 बची रैशनल तो ये भी हो गया। मिडिल टर्म कौन सी है 21 में से 11 नंबर की तो इरैशनल है क्योंकि 9th और 21 है सिर्फ रैशनल तो ये भी सही है। नन ऑफ दीज को कैसे चेक कर देंगे वो अपन को आता नहीं है तो छोड़ो है ना हाई लेवल चीजें हैं छोड़ो। ठीक है लिख लो। तो आप अब ये समझ गए होंगे सुन लो भैया आप ये समझ गए होंगे कि जब बोले कि रैशनल टर्म्स कौन कौन सी हैं तो पहले जनरल टर्म लिखेंगे और फिर आर की वो वैल्यूज देखेंगे जिन पे पावर इंटीजर हो जाए। पावर इंटीजर होने का मतलब वो टर्म रैशनल हो जाती है। सही है नहीं। और पावर इंटीजर कब होगी जैसे 1/3 है पावर तो ऊपर से जब 3 का मल्टीपल लगेगा तो 3 से 3 कट के वो इंटीजर बन जाएगा। भावनाओं को समझ गए ओके लिख लो।
बेटा बातें नहीं, ये लिख लिया हो तो चले आगे। लिख लिया? इन एक्सपेंशन ऑफ y इक्वल टू, बेटा बातें नहीं, सर्कल का क्वेश्चन है। एक्स की पावर पी लिखा। हाँ, एक्स की पावर पी, वन प्लस एक्स की कोई पावर नहीं, मतलब वन समझ लो, प्लस वन प्लस एक्स की पावर टू प्लस वन की पावर एक्स, वन प्लस एक्स की पावर थ्री, तो पावर बढ़ती जा रही है, वन प्लस एक्स की सीरीज है, जीपी है। कैसे करोगे यार? यार हम ग्रेटेस्ट हम बता तो देते हैं, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, अगर सिर्फ एक ही लिखा होता तो, मतलब लाइक x प्लस वाई की पावर समथिंग होती, सिर्फ एक ही जगह होता लिखा हुआ सब कुछ, हम बता देते यार, मिडिल टर्म जो है उसका ग्रेटेस्ट होता है। और यहाँ पहले सम निकाल लो, जीपी है, एक ही बन जाएगा सब कुछ। जीपी दिख रही है नहीं, कॉमन रेशियो कितना है इसका, वन प्लस एक्स, तो लिख लो इसका सम ऑफ जीपी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अच्छा ये ऐसे होता है क्या कुछ, ये ऐसे होता है क्या कि वन माइनस आर की पावर एन ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन क्या होता है, वन माइनस, अच्छा आर, ऐसे, अच्छा अच्छा, तो एन की जगह क्या आ जाएगा 20, कि नंबर ऑफ टर्म्स 20 है ना, दिख रहा नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स 20 है? इतना तो समझदार हो तुम लोग यार, हाँ? ऐसा दिख रहा है यार ये, इसमें मुझे बताना है कि भैया x की पावर p का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट है,
तो मतलब पहले मुझे पता चलना चाहिए कि किसका कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, फिर उसके इनटू में जो x की पावर होगी उसको p मान लूंगा। कौन सा कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है यार, कौन सा कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है? इसका तो मैं एक्सपेंशन लिख लूंगा, 1/x को छोड़ो ना भाई, 1 प्लस 27 x की पावर 1 22 x की पावर 2 23 x की पावर 3, कहां तक जा सकते हैं? 20 x की पावर 20 माइनस 1 और इससे घट गया x से, अच्छा 1/x है कि इनटू में डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई मारो उसको, कितना हो जाएगा 27 x की पावर 1 23 x की पावर 2 चलता जा रहा है ऐसे 20 x की पावर 19 ऐसे ऐसे। अच्छा ये बताओ यहां जो मैं कोफिशिएंट देख पा रहा हूं 20 से 20 तक गए, कौन सा कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा? बीच वाला, मतलब 20 है मिडल में, है ना? 20 ग्रेटेस्ट होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल 0 से 20 तक के बीच में मिडल क्या होता है 20 मतलब 20 ग्रेटेस्ट है। बीच में कहीं आया होगा ना 20 चलते चलते ऐसे ऐसे रास्ते में, ये ग्रेटेस्ट है। इसके इनटू में क्या लिखा हुआ मिला होगा यार हमें? x की पावर 9 मिला होगा, क्योंकि देखो पावर एक कम है, 22 में x की पावर 1 आ रहा है, 23 में x की पावर 2 आ रहा है, तो मतलब 20 के इनटू में x की पावर 9 मिला होगा हमें। ये समझ रहे हैं 20 को मैंने क्यों लिखा ग्रेटेस्ट है? क्योंकि 20 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 20 से 20 में मिडल में आता है 20 मैंने ये तो बोला था कि जैसे मान लो NC 0 से NC n तक गए तो जो बीचों बीच होता है वो क्या होता है ग्रेटेस्ट होता है, तो 20 ग्रेटेस्ट है। तो 20 के इनटू में लिखा हो मिला मुझे x की पावर 9, तो मतलब x की पावर 9 का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, सही है नहीं? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इज ग्रेटेस्ट। इसने बोला था x की पावर p का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, मतलब p इक्वल टू 9 दिया था। आगे क्या बोला इसने? बस p मांगा था इसने। बेटा बाहर 1/x होता है, उसका मल्टीप्लाई होकर पावर थोड़ी कम हो गई है। सर एक बार ये बता दीजिए हमने कैसे निकाला 20 ग्रेटेस्ट होगा, ये बता दीजिए। NC 0 से NC n तक जाओ, जो बीचों बीच होगा वो सबसे बड़ा होगा बेटा। बाय चांस दो नंबर आ गए तो हैं? दो वैल्यू सेम आ गई तो हाँ, तो वो आंसर में p की 2 वैल्यू आ जाएंगी। 21 टर्म है, 21 टर्म है, बिल्कुल सही बात है। 11वां वाला हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 11 के इनटू में कौन मिलेगा 20 भाई, इसमें वो 0 वाला लिखा हुआ ही तो नहीं है। हम तो ये देखते हैं 20 से शुरू करते हैं ना, 0 से 20 तक बीच में सबसे बड़ा कौन सा होता है 20 ऐसा थोड़ी है कि अगर तीसरों की 3 में हटा दो तो ग्रेटेस्ट कोई और हो जाएगा बीच में, वो तो बेटा 0 से 20 तक देखा जाएगा ना, 0 से 20 तक जो एग्जैक्ट बीच में होगा उसी को ग्रेटेस्ट माना जाएगा। इसमें हटने से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ओवरऑल देखा जाता है कि ओवरऑल जो मिडल में है NC 0 से NC n तक, बस वही उसी का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, मतलब उसी का जो है वो NCR जो है वो ग्रेटेस्ट है। चले बेटा आगे। अगर बेटा मैं आपसे बोलता हूं यार, बातें नहीं, अगर मैं आपसे कभी बोलूं भाई 2 टर्म वाले में आप सब कुछ कर लेते हो, लाइक x प्लस वाई की पावर कुछ भी हो, 2 ही टर्म होते हैं ना, इन सब में 2 टर्म चल रहे थे,
जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 20, है ना। अगर थोड़ा सा बदल जाए, मैं बोलूं कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 20 में मुझे कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, y की पावर 5, z की पावर 5, इसका कोफिशिएंट चाहिए। हाँ, फिर क्या करेंगे, फिर से उसको ओपन करेंगे। तो जब y प्लस जेड को एक मानोगे तो 21 टर्म हो जाएंगी, फिर y प्लस जेड हर एक टर्म में होगा, फिर उसको ओपन करेंगे तो 21 इंटू, भावनाओं को समझ रहे हैं आप, 210 के करीब टर्म बनेंगी। हाँ, तो एक ही क्वेश्चन से जो है आईआईटी से भी कोई अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तो मिल जाएगा, आईआईटी तो नहीं मिल पाएगी खैर। और बताइए, नहीं, कृपया ध्यान दें। कौन सा थ्योरम? अच्छा, ट्राइनोमियल थ्योरम। नहीं, इतना बड़ा कोई थ्योरम नहीं है, या तो ट्राइनोमियल हो, 4 नोमियल हो, 5 नोमियल हो, सबका एक ही है वो, है ना। हाँ, अच्छा, बाइनोमियल काफी है पढ़ने के लिए। तो अगर मुझे टर्म लिखनी हो, कृपया ध्यान दें, अगर मुझे टर्म लिखनी हो, टर्म इंक्लूडिंग x की पावर 10, y की पावर 5, z की पावर 5, तो पहले तो ये देखें कि जो यहां पर टर्म्स लिखी है अंदर में, क्या इनकी पावर जो लगी हुई है उनका सम ऊपर वाले के इक्वल है, मतलब ये वैलिड है, मतलब चलेगा, ये टर्म मिल सकती है, ये ध्यान रखें। अगर नहीं होता तो ये टर्म नहीं मिल सकती थी। अरे आप बाइनोमियल देख लो, बाइनोमियल के किसी भी टर्म में x और y के पावर का सम कर लो, वो हमेशा n आएगा। तभी तो n माइनस आर होता है, एक की पावर और एक की पावर आर होती है, n माइनस आर और आर को ऐड करके n आता है। तो किसी का भी एक्सपेंशन लिखे, चाहे बाइनोमियल का, चाहे ट्राइनोमियल का, चाहे कितने बड़े, उसका हम जो एक्सप्रेशन का जो है उसको हम लिख ले एक्सपेंशन, उनमें सारी टर्म्स की पावर का सम हमेशा ऊपर वाला होता है, n होता है। सही है, तभी वो टर्म पॉसिबल होती है। तो बेटा अगर मुझे इसके एक्सपेंशन में कोई टर्म लिखनी पड़ी, सबसे पहले ये देखो, आप x y z जो अंदर में लिखे हुए हैं है ना, उन पे जो पावर लगा रहे हैं आप, उनका सम कितना होना चाहिए, उनका सम n होना चाहिए। अगर n नहीं है तो मतलब वो टर्म पॉसिबल नहीं है, ना कम चलेगा ना ज्यादा चलेगा n से। सही है, तो यहां ये तो पॉसिबल है, x y z की पावर कितनी हो रही है भैया, टोटल मिला के 20 हो रही है, और 20 ही है हमारा वहां, तो ये पॉसिबल है। चलो अब पॉसिबल है तो अब करना कैसे है वो देखिए। बेटा पहली वाले को कितनी पावर देनी है, अच्छा पहले वाले को 10 पावर देनी है, आपके पास कितनी पावर है टोटल, दे दो ना भाई, 20 में से 10 लगा दो उस पे 10 पावर, कितनी पावर बची, 10 और बच गई। दूसरे को कितनी पावर देनी है, 10 में से 5 दे दो और 5 लगा दो उस पे, कितनी और बची, 5, उसे कितनी चाहिए लास्ट वाले को, 5, तो 5 पावर लगा दे दो और 5 लगा दो ऊपर से। बेटा ये जो है ना, यही है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, y की पावर 5, z की पावर 5। बेटा कर लो आप लोग एक बार जो आप बता रहे हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन हटाई एक में लग जाएगा, हर एक को फिर से खोलना पड़ेगा ना। किसमें होगी x की पावर 10, अच्छा x की पावर 10 वाले खोलेंगे फिर y प्लस जेड को, अच्छा, सही है, करो। नहीं, आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, अगर आप ये ना पता होता तो आप उसी से करते, लेकिन पता है इतना कम टाइम में तो नहीं होने वाला, है ना। बस हमें ये पता होनी चाहिए बेटा कि जो टर्म हम ढूंढने जा रहे हैं तो हर एक टर्म पे कितनी पावर लगानी है, बस ये पता होना चाहिए। सही है, उसका कोफिशिएंट तुरंत दे देंगे आपको। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा भी हो ना,
अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे 2 3 और कुछ मल्टीप्लाई में होता तो भी यही कर दिया, कुछ अलग आता। सब कुछ सेम कर दे, बिल्कुल भाई। करके दिखाता हूँ मैं भी, मैं वही कर क्वेश्चन देने वाला था सेकंड। देखें आगे। सर अगर कोई टर्म 1 होता है जिसकी पावर पता नहीं चले बाद में, बच्ची कुछ उसको दे दे। एंड में सर अगर इनका सम 20 के बराबर नहीं है तो सीधे 0। हाँ बिल्कुल, लिख लिया बेटा। सुन लो भाई, सुन लो। मान लीजिए मुझसे बोला गया इन एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 5z की पावर 10, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, y की पावर 4, z की पावर 2। क्या बेटा 5z है ये 3y है, क्या हो गया? मुझसे बोला गया x की पावर 5, y की पावर 4, z की पावर 2 जिस टर्म में हो उसका कोफिशिएंट बताओ। अच्छा, कितना आ रहा है इनके पावर का सम? और यहाँ 10 है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये वाली टर्म। अच्छा, ये वाली टर्म तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कोफिशिएंट इक्वल टू 0। जो टर्म पॉसिबल नहीं है एक्सपेंशन में उसका कोफिशिएंट सीधे 0 लिख दे, क्योंकि वो वहां लिखी हुई नहीं मिलेगी ना आपको। 0 इंटू समथिंग समझ लें उसको, ठीक है। ये वाला बताइए। पॉसिबल है क्या? हाँ है तो यार। तो इनकी बेटा सबकी पावर्स का जो सम है वो 10 है, मतलब ये पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल है तो बेटा ये पॉसिबल है तो सीधे लिख दो भैया पहली वाले को कितनी पावर देनी है, एक्स वाले को 5, 10 में से 5 पावर दे दो और उस पर 5 पावर ऊपर से लगा दो। ऐसे 2x है ना, वो x थोड़ी पहला टर्म, 2x पे 5 पावर लगा दो। कितनी पावर बची आपके पास? 5। कितनी देनी है y वाले को? तो 5c3, 3 पावर दे दो और उस पर 3 लगा दो। कितनी पावर और बची? तो भैया 2 में से 2 ही पावर देनी थी इसको, 2 पावर दे दो और 2 पावर ऊपर से लगा भी दो। क्या हो गया ये बेटा? सारे कोफिशिएंट वो बाहर निकाल लो। 2 की पावर 5, 5c3 इंटू माइनस 3 की पावर 3, 2c2 तो चलो 1 ही हो गया, 5 स्क्वायर और इंटू वेरिएबल बच गए ये। तो बेटा ये पूरा कोफिशिएंट हो गया है ना। तो ये आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप बात को कैसे करना है? इनटू में कोफिशिएंट भी हो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर तो उस टर्म पे लगानी है ना, तो कोफिशिएंट में पावर आ जाएगी। सर इसमें भी यही पूछ जाते हैं ट्राइनोमियल में कि कोएफिशिएंट क्या होगा और जो पूछा जाता है।
अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर लाला, खुद ही आएगा सब। कोई दिक्कत है इसमें? तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं आगे। सर हाँ जो भी हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसमें पावर का सम n से ज्यादा आ रहा है। अगर कमाई तो भी नहीं बने मिलेगी। तो सर अगर हम Zero पे ऐसे नहीं लगा लिखना सकते। शुरू करें तो पता चल जाएगा कि मतलब पूरा हाँ भाई मान लो ऊपर देखो, ऊपर अगर आपने जल्दबाजी में सम ना देखा होता तो पहले वाले को आप 5 पेपर दे देते 10 में से, कितनी बचती 5, दूसरे वाले को 4 पावर देते तो 5C4, एक पावर बचती और तीसरे को कितनी देनी थी 2, तो 1C2 आ जाता। लास्ट में 1C2 पॉसिबल नहीं है, तो लिखना देखोगे तो भी पता लग जाएगा, और या शुरू में देख लोगे कि सबका सम ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए तो भी समझ में आ जाएगा। लिख रहे हैं क्या?